बिस्मिल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज मून सन एंगल। मतलब आपने ये देखना है कि सॉलिस्टिस कंडीशन के अंदर इन सॉलिस्टिस कंडीशन या इक्विनॉक्स कंडीशन के अंदर, इन दो कंडीशंस के अंदर सन जो है, बेसिकली सन जो है वो एट द टाइम ऑफ नून जब इसका पीक होता है तो उस वक्त उसका किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है जियोग्राफिकली, यानी अर्थ की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस वक्त अर्थ पे सन का क्या एंगल है, कौन से एंगल से इसकी रेडिएशन पड़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कि इसके ट्रिक या टेक्निक समझने की है। तो हमने देखना है कि फर्स्ट मैं कराची की बात करूँ तो कराची पे इस एट द टाइम ऑफ 21 मार्च सन की रेडिएशन जो है वो कौन सा एंगल बना रही होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी नून टाइम पे जब उसका मैक्सिमम पीक होता है तो उस वक्त क्या एंगल बन रहा होगा। इसी तरह समर के अंदर क्या एंगल बन रहा होगा। आपको ये बात भी थोड़ी सी ध्यान नशीन होनी चाहिए कि एक वक्त ऐसा आता है जब कराची में जो है वो मैक्सिमम रेडिएशन पड़ रही होती है, यानी 90 का एंगल बन रहा होता है एक्जैक्टली सन के ऊपर, 89 के करीब कराची का जो है। बट जो यानी मैक्सिमम एंगल स्ट्रेट पड़ रहा है तो इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है वो नेचुरली जो है सी है, तो उस सी की वजह से, उस समंदर की वजह से जो है उसकी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से उसका जोर टूटता है। तो हेयर वी कैन से मून सन एंगल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सिटी लेंगे और उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा मून सन एंगल क्या है सन रीचेस हाईएस्ट पीक, सन जो है वो जब अपने हाईएस्ट पीक इन द स्काई एट द टाइम ऑफ नून। और नॉर्मली ये हमेशा 12 नहीं होता, 12 बजे लाजमी है कि 12 बजे जो है सन जो है अपने पीक पे पहुंचेगा। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम 12, तो 12 के आसपास ही होता है बट इज नॉट एग्जैक्टली द 12। ठीक है, तो हमने उसमें देखना है कि 12 ब्लॉक पे जब स्काई पे पहुंचेगा तो उस वक्त सन का क्या एंगल होता है। और ये मेरिडियन लाइन से, बेसिकली मेरिडियन लाइन जब क्रॉस करता है तो वो हमारा वेस्टर्न की तरफ चला जाता है। मेरिडियन लाइन से पहले होता है तो वो हमारा ईस्टर्न की तरफ होता है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द मून सन एंगल। तो अब इफ आई से एक क्वेश्चन है कि एक कंट्री ले लिया हमने, फर्स्ट किया शिकागो आइलैंड, और इस पे हमने कैलकुलेट करना है कि इसका जो एंगल एग्जैक्टली सन से पड़ता है, मतलब उसको हम थीटा कहते हैं। थीटा इज द एंगल which is formed by a country against the rays of the sun। ठीक है, तो कोई भी फर्ज करिए ये अर्थ है और ये सन है और इसकी रेडिएशन पड़ रही सीधी, तो फर्स्ट के हमने इधर का कैलकुलेट करना है, इधर का कैलकुलेट करेंगे तो सन की जो रेडिएशन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो पड़ेगी दैट इज द थीटा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, वो सिग्मा होता है। ये है एंगल ऑफ द रेज व्हिच इज फॉलिंग एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ओवर द सन। ठीक है, और बेसिकली ये लैटिट्यूड ही होता है। तो ये लैटिट्यूड जो है आपकी जिस जगह पे पड़ रहा होगा वो थीटा कहलाएगा। तो थीटा इज द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंट्री अगेंस्ट द रेज व्हिच इज फॉलिंग ओवर दैट पॉइंट फ्रॉम द सन। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब फर्स्ट किया शिकागो आइलैंड का देखना है हमने कि शिकागो आइलैंड पे जो है वो सन मून सन एंगल क्या हो सकता है ड्यूरिंग इट्स
इक्विनॉक्सिस। इक्विनॉक्सिस के बारे में 21 मार्च, और उसके अपोजिट है हमारा स्प्रिंग के अपोजिट क्या होता है 21 दिसंबर। तो इस दौरान क्या हो सकता है, तो बोथ इक्विनॉक्सिस में देखते हैं क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि इक्विनॉक्सिस कब होता है, व्हेन इक्वेटर is parallel to the rays of the sun। ठीक है, इक्वेटर जो है वो एग्जैक्टली सन रेज के बिल्कुल पैरेलल आ जाता है, तो वो इक्विनॉक्सिस कहलाती है। यानी उस वक्त एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज 0। ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो एग्जैक्टली इक्वेटर के सन की जो रेडिएशन है एग्जैक्टली यानी उसका प्लेन जो है वो सन की रेडिएशन एग्जैक्टली इक्वेटर पे पड़ रही होती है डायरेक्टली। तो जब डायरेक्टली पड़ रही है तो देयर इज नो डिक्लाइनेशन। ठीक है, आपका सिग्मा डिक्लाइन नहीं है ना, आप इक्वेटर से डिक्लाइन लेते हैं, इक्वेटर से डिफ्लेक्शन लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन कोई है नहीं, बिकॉज इक्वेटर इज एग्जैक्टली टू द प्लेन ऑफ द सन, वो प्लेन ऑफ सन पे आ गया। तो अब जब प्लेन ऑफ सन पे आ गया तो सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है इक्वेटर पे, तो देयर इज नो डिक्लाइनेशन हियर। तो हमारा जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज कंसीडर्ड एज 0। तो सिग्मा इस 0 में, इस कंडीशन में 0 हो जाता है। और आप एक तो सिग्मा हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया थीटा। थीटा इज द एंगल व्हिच अ कंट्री मेक्स टू द एग्जैक्टली टू द सन। तो वो है हमारा 40, दैट इज 41.8 डिग्रीज। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ, और थीटा वो एंगल है जो कि शिकागो आईएल बना रहा है। शिकागो आईएल जो है वो सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर शिकागो आईएल लाइज। तो सूरज की रोशनी यहाँ सीधी पड़ रही है और ये वो पॉइंट है जहां पे सन रेज आर फॉलिंग टू द शिकागो आईएल। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 41.8 डिग्रीज। यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना बन रहा है 41.8 डिग्रीज। देयर इज नो डिफ्लेक्शन हियर, तो सिग्मा इज कंसीडर्ड एज 0। तो उस ओरिजिन से जो सन का जो रेडिएशन फॉल हो रही है, रेस फॉल हो रही है टू दी एग्जैक्टली दिस स्टेट, इस स्टेट के ऊपर, शिकागो के ऊपर जो उसके यूएसए की स्टेट है, वहां पे जो सन का एंगल बन रहा है फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, या इसको लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली दैट, दिस इज द पॉइंट जो कि हमारे इक्वेटर से अबव नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ की तरफ जो एंगल बन रहा है दैट इज 41.8 डिग्रीज, दैट इज एग्जैक्टली द थीटा। थीटा इज इक्वल टू 41.8। तो ये वो एंगल है जो कि इक्वेटर से शिकागो बना रहा है, यानी सन का एंगल। तो ये कितना है 41.8। अब इसका फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। तो फार्मूला है अच्छा, जो हमने कैलकुलेट करना है कि इस वक्त एग्जैक्टली सन का एंगल क्या है, तो वो कहलाता है हमारा अल्फा। अल्फा इज टू बी कैलकुलेटेड, थीटा इज द एंगल of that country and sigma is the angle of declination। तो sigma here is 0 degrees, theta कितना है शिकागो का 41.8 and alpha वो एरिया है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। इसका इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। इक्वेशन है इसकी alpha is equal to 90 minus theta minus sigma, ये इसकी इक्वेशन। और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को एंगल हमें कैलकुलेट करना है, यानी किस वक्त सन का जो एंगल है वो क्या बन रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 को ले रहा हूं बिकॉज दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन से पूरा जो हमारा लैटिट्यूड की तरफ एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारा मैक्सिमम एंगल है जो कि दुनिया का हो सकता है। मैंने आपको लैटिट्यूड बताया था कि 90 अबव होता है, 90 बिलो होता है। फर्स्ट के मैक्सिमम जो हमारे पास 90 है, तो 90 में से हम क्या माइनस करेंगे, 90 में से हम 41.8 जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जो एंगल बन रहा है उस कंट्री का फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द, फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द। तो अब फर्स्ट केस को मैं कैलकुलेट करता हूं।
इक्वेशन में गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस सिग्मा। तो 90 माइनस थीटा हमारे पास है 41.8 और सिग्मा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे 0 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 41.8। दैट इज आंसर इसका आएगा, आंसर इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका आंसर बनेगा इसका आंसर मेरे पास लिखा नहीं है, आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर बनेगा 48.2 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 48.2 डिग्री। तो अब यहाँ बताने का मकसद क्या है कि शिकागो आयन पे मार्च के अंदर इक्विनॉक्सिस की सूरत में, मार्च में आपका या इक्विनॉक्सिस लिखूं मैं यहाँ पे, इक्विनॉक्सिस की सूरत में जो एंगल बन रहा है यानी 21 मार्च या 21 दिसंबर को जो एंगल बन रहा होगा आपका वो एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि वो प्लेन पे आई होगी, तो जब अर्थ प्लेन पे आई होगी तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। तो इक्विनॉक्सिस की सूरत में शिकागो का जो एंगल बन रहा होगा दैट इज 48.2 डिग्री, यानी सन शिकागो पे जो एंगल बना रहा होगा 21 मार्च या 21 दिसंबर वो एंगल बना रहा होगा एग्जैक्टली 48.2 डिग्री। और फिर उससे हम डिक्लाइन की तरफ जाते हैं कि भाई इससे अगली डेट्स के अंदर फिर क्या एंगल बन रहा होगा, तो बहुत डिटेल है उसमें हम नहीं जाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स लेके हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप कराची का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आपको कराची का एंगल दिया जाए तो कराची जो है उसका नून सन एंगल कैलकुलेट करें 21 मार्च को। कराची जो है उसका अगर आपको लैटिट्यूड गिवन होगा कि कराची का लैटिट्यूड ये है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 हो गया। इसको ऐसे समझा देता हूं मैं आपको। इक्विनॉक्सिस वो होती है जब हमारा इक्वेटर एग्जैक्टली सन के एंगल के ऑपोजिट पैरेलल आ जाता है, पैरेलल आ गया। तो जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब जो कराची का आपका एक्चुअल लैटिट्यूड होगा, आपने क्या लेना है, कराची का लैटिट्यूड लेना है, जनरल लैटिट्यूड ले लीजिएगा, ठीक है। कराची का आपने लैटिट्यूड लेके फर्स्ट किया वही जगह बन रहा है और उसका लैटिट्यूड है 40 या 38.5, सपोज 38.5 इसका लैटिट्यूड है कराची का इक्वेटर से। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको 0 मिलेगा यहाँ पे। जस्ट आपने क्या करना है 90 में से 38.5 माइनस कर लें और जो आंसर आएगा दैट विल बी द एक्चुअल एंगल ऑन 21 मार्च या 21 दिसंबर को एक्चुअल एंगल होगा किसका, सन का सूरज की तरफ। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन, ये तो आसान कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये है जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग सॉलिस्टिस व्हाट पॉइंट बी द नून सन एंगल ओवर सम कंट्री, ओवर सम स्टेट, किसी भी स्टेट पे किसी भी कंट्री पे नून सन एंगल क्या होगा। इसी तरह हम उसी तरह लेते हैं कि इफ आई से शिकागो आयन, आपको इसका पता है कि थीटा इसका है 41.8 डिग्री, जो सूरज की शुआएं पता नहीं एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अब क्या हो जाएगी सॉलिस्टिस कंडीशन के अंदर। अगर मैं बात करूँ समर सॉलिस्टिस की, आपको पता है कि शिकागो जो है वो भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कंट्री है, ठीक है। आपको पता है यूएस से जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट इज अ नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं इसको, या क्यों नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं बिकॉज़ इट एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं अगर शिकागो मौजूद है तो वी कैन से दैट इट मेक्स एंगल 41.8 टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब क्या है, फार्मूला वही है कि अल्फा आपने कैलकुलेट करना है जिसका फार्मूला है 90 माइनस थीटा माइनस सिग्मा। सो अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। आपको पता है जब
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है तो हमारे पास सिग्मा होता है पॉजिटिव 23.5 डिग्रीज, थीटा आपके पास कितना है 41.8 डिग्रीज एंड अल्फा यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये तीन चीजें हैं। नाउ देयर इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हियर बिकॉज़ हम बात कर रहे हैं समर सॉलिस्टिस की, मींस 21st यानी शिकागो आयल में नून एट इट्स पीक सन का एंगल शिकागो आयल में क्या होगा ड्यूरिंग 22nd ऑफ जून। ठीक है, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट समर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस कब होता है जब 22nd जून होता है। 22nd जून इज द लॉन्गेस्ट डे। तो उस वक्त सन का एंगल क्या होगा ऑन शिकागो, स्पेसिफिकली ऑन शिकागो। तो अब हम बात करेंगे अल्फा वी हैव टू कैलकुलेट 90 वो मैक्सिमम एंगल है और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 41.8 और माइनस अब यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या पुट करना है आपने, सिग्मा की जगह आपने 23.5 पुट करना है। तो अब कैलकुलेट होगा 90 माइनस, अब जब उसकी बेसिस हटाएंगे तो 41.8 माइनस 23.5 तो 90 माइनस इसमें जब माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा टोटल एंड आंसर आ जाएगा हमारे पास 71.7 डिग्रीज। तो दैट इज द अल्फा। यानी अब 22nd जून को शिकागो में सन का एंगल इज डिफरेंट। ठीक है, इसी तरह आप कराची का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कराची अगेन पाकिस्तान इज आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री, आपने उसको उसी तरह सामने रखना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सामने। तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली 22nd जून को सूरज का क्या एंगल बन रहा है वो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 22 जून को जो मैक्सिमम गर्मी हो रही होती है या सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है उस वक्त सन का एंगल कराची में क्या बन रहा है। इसी तरह हम दूसरा कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया समर सॉलिस्टिस। व्हेन वी टॉक अबाउट समर की वजह बात लेंगे विंटर सॉलिस्टिस। तो विंटर सॉलिस्टिस सन नून एंगल मालूम करना आपने एट शिकागो, यानी एंगल आपके पास वही है। तो अब कब मालूम विंटर सॉलिस्टिस का होता है ऑन 21st या 22nd दिसंबर को आपने कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग नून टाइम व्हाट विल बी द सन एंगल। तो अब देखिएगा कि सन एंगल क्या पड़ रहा है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंगल पड़ रहा है फर्स्ट ईयर इफ आई से अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस सिग्मा। तो आपको पता है कि नाउ इट इज अपोजिट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी अब आप नेगेटिव की तरफ चले जाए। सिग्मा हियर इज मैंने आपको बताया था जब उधर चला जाएगा तो सिग्मा इसमें चला जाएगा -23.5 डिग्रीज पे और थीटा आपको पता है कि थीटा इज 41.8 डिग्रीज एंड अल्फा यू नीड टू कैलकुलेट। तो इस तरह उसी का पुट करेंगे 90 माइनस ये आपके पास है 41.8। अब ये सिग्मा आपके पास क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इट इज इन माइनस बिकॉज कंट्री आपका नॉर्थ हेमिस्फेरिक है और आपका सन का जो रेडिएशन है वो कहाँ पड़ रही है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ रही है। तो एंगल विल अल्टीमेटली भी नेगेटिव। मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। तो अब -23.5 डिग्रीज, ठीक है। तो 90 माइनस 41.8 और जब मैं इसकी बेसिस ओपन करूंगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 23.5 डिग्रीज। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नाउ दीस वैल्यूज आर विल बी एड। अब आपके पास जो एंगल आएगा जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी अल्फा विल बी 24.7 डिग्रीज। तो नाउ यहां से पता चला कि ऑन 21st दिसंबर तो एंगल जो बन रहा है वो बहुत टेढ़ा बन रहा है, एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। तो इस वजह से
ये शिकागो पे जो है वो शॉर्टेस्ट डे होगा, बिकॉज अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इफ आई से ये आपने एंगल लिखे होंगे तीनों, आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि फर्स्ट किया ये एक हाउस है और ये इसका वहीं पे शिकागो में बात करें तो ये अर्थ है। और अब ड्यूरिंग, अगर मैं ड्यूरिंग समर सॉलिस्टिस की बात करूं तो समर सॉलिस्टिस में हमारे पास अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था हमारे पास 71.7 डिग्री, शायद इतना ही था। तो इसका मतलब 71, अगर ये 0 है, ये 0 डिग्री है अर्थ, ठीक है, तो 0 से हम जब 71 बनाते हैं तो ये 90 होगा एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली 90 होगा। तो 71 कहाँ होगा, 71 यहाँ कहीं होगा, 71.7 डिग्री, यानी सूरज सन रेडिएशन जो है वो इस हाउस में एक्सैक्टली स्ट्रेट पड़ रही है। तो यहाँ तक इसका आपको हो सकता है, इसको यहाँ तक आपको इसका साया मिले, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली सीधी पड़ रही है 71.7 डिग्री। तो इस हाउस में बिल्कुल सन रेडिएशन विद, और ये हाउस कहाँ है, शिकागो आइलैंड के अंदर, ठीक है। तो समर के अंदर क्योंकि एग्जैक्टली स्ट्रेट पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो एंगल क्योंकि आपके पास ज्यादा बन रहा होता है, ठीक है, 90 के बिल्कुल नीचे बन रहा होता है। तो इस वजह से गर्मियों में वी हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड वी हैव सन रेडिएशन मैक्सिमम, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली पड़ रही थी। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसी को मैंने आपको समर को हटा के यहाँ पे मैंने आपको विंटर बना दिया। इफ आई से दिस इज विंटर, तो विंटर में क्या था हमारे पास 24.7 बन रहा है फर्स्ट का, अल्फा इज 24.7। तो उसी तरह हम लेंगे, ये हाउस है, तो इस हाउस पे दिस इज एक्जेक्टली 90, दिस इज 0 इक्वेटर। तो अब एंगल बन रहा है 24.7, तो अब 24.7 सपोज दिस इज 60, 0, 60 और 90, तो दिस इज 30, और एंगल आपका सन का क्या बन रहा होगा, यानी इस हाउस पे और आपका इसी तरह साया भी लंबा होगा, ठीक है। तो sun radiation is falling to the angle of 24.7 when it is a winter solstice। तो ये होता है एक्चुअली कि आपके पास क्योंकि एग्जैक्टली सन जो है वो स्ट्रेट पड़ रहा है उसकी रेडिएशन ड्यूरिंग समर, तो इस वजह से we have a large angle because there is less angle of declination, ठीक है। angle of declination तो आपको उसमें से माइनस ऐड करके आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वी हैव दिस कैलकुलेशन। तो एक ही जगह की हमने तीन कंडीशंस को देखा कि इक्विनॉक्सेस की सूरत में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सन का, इट इज कंसीडर्ड एज 0 बिकॉज एक्चुअली द इक्वेटर जो है वो पैरेलल होता है प्लेन ऑफ द सन। और इसी तरह जब हम बात करें सॉलिस्टिस की सूरत में, वी हैव द लॉन्गेस्ट डे, वी हैव द लॉन्गेस्ट नाइट, या वी हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड वी हैव द शॉर्टेस्ट डे। तो विंटर सॉलिस्टिस के अंदर आपके पास एंगल बेसिकली कम बन रहा होता है क्योंकि आपका जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है ये नेगेटिव में होता है, ठीक है। और जब हम बात करें समर सॉलिस्टिस की, तो हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन वो पॉजिटिव में होता है। जब ये पॉजिटिव में होगा तो इट विल बी एडेड, जब ये ऐड होगा तो अल्टीमेटली एंगल आपका ज्यादा बन रहा होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस प्लेस पे हमारा जो है वो सूरज की जो रेडिएशन या सन रेज जो है वो एक्चुअली स्ट्रेट पड़ रही होती है, सीधी पड़ रही होती है। तो इस वजह से कहा जाता था कि सूरज की शुआएं क्योंकि सीधी पड़ती हैं, इस वजह से गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, और सूरज की शुआएं क्योंकि वो कम पड़ती हैं, इस वजह से जो है वो रेडिएशन कम होती है। तो एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोग कर लीजिएगा, वो ये है कि वही असाइनमेंट है कि आपने स्टैंडर्ड रखना है। इफ आई टॉक अबाउट कराची, इसका आपने लैटिट्यूड देख लें इंटरनेट से, तो लैटिट्यूड कुछ भी आता है, एक्स वाई जेड जो भी आता है, तो लैटिट्यूड लेके अब आपने उसको ड्यूरिंग इक्विनॉक्सिस की सूरत में क्या होगा, इक्विनॉक्सिस की सूरत में आपने कैलकुलेट करना है, और दूसरा सॉलिस्टिस की सूरत में यानी विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस में इसका
इसका क्या क्या एंगल बन रहा है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना है एक छोटी सी असाइनमेंट में। ये आपको हेल्पफुल भी होगी इंशाल्लाह आगे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे हम इसका टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम रिमोट सेंसिंग पे भी आएंगे कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है और इसका ज़्यादातर ताल्लुक सैटेलाइट से होता है, सैटेलाइट इमेजेस क्या होते हैं। फिलहाल हम GIS क्या और ऐसे कोई लेक्चर्स और रहते हैं उनमें मैं आपको बता दूंगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एंगल्स क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो आप पढ़ चुके हैं। प्लेन ऑफ द सन क्या है, ज़मीन किस एंगल के साथ सन के लिए घूम रही है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं।